सर एक बार इसको सेट तो कर दो कैमरे को। जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रकाश की घटनाओं को सीखा था और प्रकाश की घटनाएं मैंने आपको जो बताई थी, मैंने आपको दो घटनाएं बता दी थी, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। मैंने कल की क्लास में केवल और केवल आपको अपवर्तन बताया था और मैं उम्मीद कर रहा हूं साथियों आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। साथियों, मैं आज आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, कुछ टेक्निकल इश्यू है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के ऊपर ध्यान ना दे करके केवल और केवल पढ़ाई के ऊपर फोकस करना। आज कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं कमेंट आपका नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आपको अपना ध्यान केवल बोर्ड पर रखना है। कहाँ रखना है? केवल बोर्ड पर रखना है और आप मुझसे जुड़िए एकदम अच्छी तरीके से। देखो, अब हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था और आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज अपन क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आज अपन क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको अपन बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, इसके लिए हमें दो शर्तों की आवश्यकता होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त होना आवश्यक है। अगर वो शर्तें नहीं होगी तो हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को संपन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिद्धांतों पर काम करती है। जैसे सपोज करो कि आप कहीं भी जाते हो पढ़ने के लिए, किसी भी कोचिंग संस्था से जुड़ते हो, तो पहले आपकी शर्त होती है, कि क्या सर आप समय पर सिलेबस करवा दोगे, क्या आप हमें समय पर रिवीजन करा दोगे, क्या आप हमें समय पर टेस्ट करवा दोगे। मतलब ये शर्तें आपकी होती है। मतलब कहने का मतलब, आप कोचिंग में दाखिला लेने से पहले आपकी कई प्रकार की शर्तें होती है कि क्या सर हमें ये सुविधाएं मिल जाएगी। अगर वो नहीं मिलती है तो आप उस कोचिंग में दाखिला नहीं लेते हो। उसी प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है? दो शर्तें होती है। उन दो शर्तों को हमें ध्यान में रखना होता है। पहली शर्त क्या होती है? पहली शर्त ये होती है कि प्रकाश की किरण, पहली शर्त क्या होती है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जानी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। कहाँ जानी चाहिए? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। देखो, ये इसकी क्या है? ये पहली शर्त है। अगर आपको पहली शर्त समझ आ गई तो अपन दूसरी शर्त पर चलते हैं। देखो, ये शर्तें आपको पता होनी चाहिए। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था। अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो प्रकाश की किरण तो चली जाएगी, लेकिन वहां पर ये घटना होती है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये संपन्न नहीं होगा। वहां पर केवल क्या होगा? अपवर्तन होगा। वहां पर केवल क्या होगा? अपवर्तन होगा। क्या होगा वहां पर? अपवर्तन होगा। देखो, आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो, अपन बात करते हैं। देखो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या होगी? प्रकाश की किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन को नियम को फॉलो नहीं कर पाएगी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको क्या बताया था कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें होनी चाहिए। पहली क्या होती है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। अगर मैं दूसरी शर्त की बात करूं तो दूसरी शर्त मेरे पास ये है कि आपतन कोण का मान, दूसरी शर्त मेरे पास ये है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण से, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ये मेरे पास दो शर्तें हैं। अगर ये शर्तें पूरी होगी तो क्या हो जाएगा? मेरे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। एक बार आप समझने की कोशिश करना, एक बार आप समझने की कोशिश करना कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है।
देखो मैं आपको बताता हूँ ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आपकी नज़रें केवल स्क्रीन पर होनी चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ चीज़ों को। देखो ये मेरे पास क्या है, एक सतह है। ये मेरे पास क्या है, एक सतह है। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो ऊपर वाला माध्यम है वो माध्यम कैसा होना चाहिए, सघन माध्यम। कैसा माध्यम होना चाहिए, सघन। और नीचे वाला क्या होना चाहिए, विरल माध्यम। नीचे वाला क्या होना चाहिए, विरल माध्यम। एक बार गौर करना, जब प्रकाश की किरणों को, जब प्रकाश की किरणों को मैं सीधे सीधे गिराता हूँ, जब मैं प्रकाश की किरणों को सीधे सीधे गिराता हूँ तो प्रकाश की किरणें सीधे सीधे चली जाएगी। प्रकाश की किरणें क्या होगी, सीधे सीधे चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखो बाद में क्या होता है, हम लोगों ने कल प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। प्रकाश के अपवर्तन में क्या था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। इसमें भी क्या होगा, जब मैं किसी प्रकाश की किरण को, जब मैं किसी प्रकाश की किरण को, देखो जब मैं किसी प्रकाश की किरण को, जब मैं किसी प्रकाश की किरण को से सीधे सीधे आपतित करूंगा, देखो जब मैं किसी प्रकाश की किरण को सीधे सीधे आपतित करूंगा तो वो सीधे सीधे क्या होनी चाहिए, वह सीधे सीधे जानी चाहिए। कहने का मतलब मेरा ये हुआ, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैं प्रकाश की किरण को सीधे सीधे आपतित करूंगा तो वह ऐसे सीधे सीधे जानी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए बताओ, ऐसे एकदम से सीधे सीधे जानी चाहिए, ठीक है। लेकिन होगा क्या, जैसे ही इसको माध्यम आगे विरल मरेगा तो ये क्या करेगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण कहाँ आ जाएगी, ये प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी बताओ, अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। अगर मैं आगे बात करूं, मैं आपको अगले आगे बताऊं। देखो जब मैं इस आपतन कोण को बढ़ाता जाऊंगा, अगर मैं इस आपतन कोण को बढ़ाता जाऊंगा, इस बार मैं ये प्रकाश की किरण को यहाँ पे आपतित करूंगा, इस बार मैं इस प्रकाश की किरण को यहाँ आपतित करूंगा, लेकिन वास्तव में देखो ये यहाँ पर जानी चाहिए। लेकिन क्या होगा कि जैसे प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो वह माध्यम से क्या होती है, वह माध्यम से दूर हटती जाती है। वह माध्यम से क्या होती है, दूर हटती जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो प्रकाश की किरण, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो प्रकाश की किरण कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। क्या हो जाएगी बताओ, अभिलंब से दूर उठ जाएगी। अब एक बार गौर करना आगे, अगर मान लो कि मैं इस आपतन कोण का मान और बढ़ा दूं, अगर मैं इस आपतन कोण का मान और बढ़ा दूं, अगर मैं इस आपतन कोण का मान और बढ़ा दूं तो प्रकाश की किरण इस बार यहां जानी चाहिए थी, लेकिन वो इस बार यहां न जाकर के वो क्या हो जाएगी, इस लाइन के क्या हो जाएगी बताओ, समांतर हो जाएगी। इस लाइन की क्या हो जाएगी बताओ, वो समांतर हो जाएगी। एक बार गौर करना, मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक बार मेरी बातों को गौर करना आप, मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो मैंने क्या किया, जब मैंने प्रकाश की किरण को यहां से भेजा, जब मैंने प्रकाश की किरण को यहां से भेजा, वास्तव में इसको सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन आगे जाने पर उसका माध्यम बदल गया। सघन से क्या हो गया, सघन से क्या हो गया, सघन से माध्यम हो गया विरल। और आप जानते होंगे कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। जब वो अभिलंब से दूर हटेगी तो ये वास्तव में यहां ना जाकर के क्या हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी। अब मैं आपको अगर आगे वाली किरण की बात करूं, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण या फिर जब मैं आपतन कोण का मान और बढ़ाता हूं तो इस बार प्रकाश किरण को यहां पे जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि आगे माध्यम विरल होने के कारण अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। इस बार वो यहां आ जाएगी। अब अगर मैं आपतन कोण का मान अगर और बढ़ा दूं, अगर आपतन कोण का मान और बढ़ा दूं तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, इस समतल सतह की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इस समतल सतह की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी।
एक बार दोबारा कोशिश करना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक बार गौर करिए, देखो देखो मैं आपको अलग कलर में दिखाता हूँ। एक बार आप समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले आपतन कोण का मान कितना था, इतना सा था। सबसे पहले आपतन कोण का मान कितना सा था, इतना सा था। फिर मैंने आपतन कोण का मान इतना किया, फिर मैंने आपतन कोण का मान और बढ़ाया, फिर मैंने आपतन कोण का मान और बढ़ाया। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है आपको पता होगा अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो रहा है, अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब एक ऐसा आपतन कोण, एक ऐसा आपतन कोण, चलो ये परिभाषाएं मैं यहां लिख देता हूं। एक ऐसा आपतन कोण, एक ऐसा आपतन कोण जहां अपवर्तन कोण का मान, जहां अपवर्तन कोण का मान, जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब एक बार समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, दोबारा गौर करना। देखो ये बातें हमें थोड़ी सी लेट से समझ आती है, मैं दोबारा बता रहा हूं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाता जाऊंगा अपवर्तन कोण का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा, एक समय कभी न कभी ऐसा आएगा, उस समय क्या हो जाएगा, आपतन कोण का मान, मतलब ऐसा मैं इतना आपतन कोण का मान रखूं कि वहां पर अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। एक बार गौर करना, ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। एक ऐसा आपतन कोण, एक ऐसा आपतन कोण जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसका मतलब ये जो मान है ना मेरे पास यहाँ, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे क्रांतिक कोण। यही मेरे पास क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। अब मुझे पता है कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको ये बातें हजम नहीं होगी, उनको ये बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा, कि इस वीडियो को बार बार आप दोहराओगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इस 90 डिग्री को क्रांतिक कोण समझ लेते हैं, इस 90 डिग्री को क्या समझ लेते हैं, क्रांतिक कोण समझ लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा साथियों कि ये जो 90 डिग्री है ये वास्तव में क्रांतिक कोण नहीं है, ये वास्तव में क्रांतिक कोण नहीं है। क्रांतिक कोण क्या है, देखो दोबारा समझना, एक ऐसा आपतन कोण, एक ऐसा आपतन कोण, मतलब एक ऐसा आपतन कोण ये रहा, जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसका मतलब यहां से यहां तक ये क्या था, क्रांतिक कोण था। यहां से यहां तक ये क्या था, क्रांतिक कोण था। अब एक बार गौर करना, अब क्या बोला गया है, अब ये बोला गया है कि यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो अपवर्तित किरण, अगर आपतन कोण का मान थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरण उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश की किरण क्या होती है, उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश की किरण उसी दिशा में लौट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार गौर करना, ये जो रेखा है, मैं इसको एक बार हरा हरा कर रहा हूँ, ये जो रेखा है, ये रेखा यही है, ये रेखा क्या है, यही रेखा है। इसका मतलब यहां पर क्या होगा, यदि क्रांतिक कोण का मान थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब एक बार वापस से अपन पिछली स्लाइड पर चलते हैं। देखो पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था, पिछली स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया था कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ संपन्न होता है, वो सघन माध्यम से किस में जाना चाहिए, विरल माध्यम में। एक बार दोबारा देखिएगा,
प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार गौर करना, आप यहाँ पे देखना दूसरी बात क्या है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक बार यहाँ पर देखिएगा आप, ये वाला क्या है, ये वाला जो है वो क्या है मेरे पास, यह मेरे पास क्रांतिक कोण है। अब आपको पता चला होगा कि अगर मैं इस क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रकाश की किरण को गिराऊंगा तो वह किरण क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाएगी। मतलब उसमें बार बार क्या होगा, आंतरिक परावर्तन होगा, वह इस रेखा को पार करके नहीं जाएगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब मैं इसकी परिभाषा यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूँ, एक बार आप समझने की कोशिश करना कि वास्तव में इसकी परिभाषा क्या होती है। चलो अपन पिछली स्लाइड पर ही इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी परिभाषा की, इसकी परिभाषा क्या होती है, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बार बार अपवर्तित होती है, बार बार क्या होती है, अपवर्तित होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपतन कोण का मान बार बार बढ़ाऊंगा तो ये अपवर्तन कोण का भी मान क्या हो जाएगा, बार बार बढ़ता जाएगा। बार बार क्या होती है, अपवर्तित होती है। एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी स्थिति या एक ऐसा आपतन कोण, या एक ऐसा आपतन कोण जहां पर अपवर्तन कोण का मान, जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, क्रांतिक कोण कहलाता है। देखो मैंने क्या बताया, एक बार समझने की कोशिश करना। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बार बार क्या होती है, अपवर्तित होती है। चलो मैं एक बार दिखाता हूं आपको। देखो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बार बार क्या होती है, अपवर्तित होती है। बार बार क्या होती है, अपवर्तित होती है। एक ऐसी स्थिति या फिर एक ऐसा आपतन कोण जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। मतलब एक ऐसा आपतन कोण, मतलब ये जो कोण है, एक ऐसा आपतन कोण जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब आगे देखना एक बार आप। अब यदि आपतन कोण का मान, अब यदि आपतन कोण का मान, अब यदि आपतन कोण का मान थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए, अब यदि आपतन कोण का मान थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण
उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों ये परिभाषाएं मैंने लंबी जरूर लिखी है, ये परिभाषा मुझे पता है मैंने लंबी जरूर लिखी है और आपके पेपर में कभी परिभाषाएं पूछी नहीं जाती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं इस परिभाषा के माध्यम से आपको ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। मैंने आपको क्या बताया आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा कि देखो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो बार बार अपवर्तित होती है। एक स्थिर स्थिति या फिर एक ऐसा आपतन कोण जहां पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब यदि आपतन कोण का मान थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अर्थात इसको अपन क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, TIR बोलते हैं। अब साथियों मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूं इनको पहचानने के, इसके एग्जाम्पल्स को कैसे पहचाना जाता है मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूं। देखो कुछ कीवर्ड्स क्या है, इनको पहचानने का कीवर्ड्स क्या है। कीवर्ड्स ये है कि आपको एग्जाम्पल के अंदर कुछ चमकती हुई चीजें बताई जाएगी। आपको एग्जाम्पल के अंदर कुछ चमकती हुई चीजें बताई जाएगी। जैसे आपको बोलेगा हीरे का चमकना किसका उदाहरण है, मतलब हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है, तो आपको पता होगा क्या नाम आ रहा है, चमकना नाम आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो साथियों मैं यहाँ पर इनके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास एग्जाम्पल पहले नंबर का क्या हो जाएगा, हीरे का चमकना। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपन ये मोबाइल स्क्रीन, देखो मैं बताऊं आपको, जैसे सपोज करो ये फ़ोन है अपने पास, अगर मान लो कि इस फ़ोन की मोबाइल स्क्रीन अगर टूटी हुई है, तो आपको जो ये स्क्रीन की जो है, मतलब सपोज करो आप ये मोबाइल स्क्रीन है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, मोबाइल स्क्रीन है, और इस मोबाइल स्क्रीन पर ऐसे दरार पड़ी हुई है, मतलब इसकी स्क्रीन क्या है, टूटी हुई है। तो आपकी जो ये स्क्रीन की दरार है, ये स्क्रीन की दरार आपको चमकती हुई नजर आएगी। वो चमकती हुई क्यों नजर आ रही है, आपने देखा होगा कि जब हम मोबाइल की स्क्रीन को अलग अलग एंगल में जाकर के देखते हैं तो हमें एक स्थिति ऐसी मिलती है, वहां पर वो दरार चमकती हुई नजर आती है। इसका मतलब क्या होता है, वहां पर प्रकाश का आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था, इसीलिए वो चीजें क्या हुई थी, चमकती हुई नजर आई थी अपन को। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन की दरार का चमकना, टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन की दरार का चमकना। अगर मैं 3 नंबर की एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ऑप्टिकल फाइबर। अब मुझे पता है आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। मुझे पता है कि आपको ये दोनों एग्जाम्पल तो समझ आए होंगे, हीरे का चमकना और दूसरा क्या था, टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन की दरार का चमकना। तीसरा मेरे पास क्या है, ऑप्टिकल फाइबर।
केवल एक बार आप थोड़ा सा पेशेंस बनाइए। आप, मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा, आपको 1% भी रटने की नौबत नहीं आएगी। चौथा अगर मैं यूज बताऊं इसको, तो इसका यूज होता है एंडोस्कोपी में। कहाँ होता है? एंडोस्कोपी में। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं, एंडोस्कोपी। अब ये होता क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार मैं क्या कर रहा हूं, इस स्क्रीन को थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूं। देखो ये मेरे पास हो गया। अब मैं अगर बात करता हूं 5 नंबर के एग्जाम्पल की, अगर मैं बात करता हूं 5 नंबर के एग्जाम्पल की, 5 नंबर के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, सर अपवर्तन के नियम में समुद्र वाला उदाहरण नहीं समझ आया, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हूं। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। सर कितना बढ़िया खितान, बढ़िया दया है। सर अपवर्तन के नियम में कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं। मैं अब आपके कमेंट को पढ़ पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताया। एग्जाम्पल, हीरे का चमकना, टूटी हुई मोबाइल स्क्रीन की दरार का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर और एंडोस्कोपी में। एक बार मैं आपको और बताना चाहूँ तो मेरे पास हो जाएगा मृग मरीचिका। क्या हो जाएगा मेरे पास? मृग मरीचिका। अर्थात अगर मैं बात करूँ, इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको अपन बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं? मिराज। मैं आपको सब चीज़ समझा दूंगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूं तो एक अगला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पानी के पारदर्शी पाइप में, पानी के पारदर्शी पाइप में हवा के बुलबुले का चमकना, हवा के बुलबुले का चमकना। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, मैं आपको समझाता हूं कि ऐसा क्यों होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? अरे मैं सब बताऊंगा आपको, मैंने बताया तो है आपको कि मैं आपको 1% भी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगा। अगर मैं यहाँ जब तक खड़ा हुआ हूँ, आपको फिजिक्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगा। एक बार आप अपनी नज़रें केवल स्क्रीन पर रखिए। आप देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मुझे लगता है ये आपको समझ आया होगा। हीरे का चमकना, देखो अगर मैं बात करूं हीरे का चमकना, मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे यहाँ पे चमकना। तो देखो यहाँ पे नाम आ रहा है चमकना, यहाँ पे नाम क्या आ रहा है? चमकना। यहाँ पे नाम क्या आ रहा है? चमकना। अब मुझे लगता है कि आपका ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे अगर आपको समझाना है तो एक तो इसके अंदर आपको क्या समझाना है? इसके अंदर मुझे एक तो ऑप्टिकल फाइबर समझाना पड़ेगा, एक एंडोस्कोपी, अरे क्या होगा, मृग मरीचिका मुझे समझाना होगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं है, इन 3 एग्जाम्पल में आप कर पाओगे आराम से। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग। अगर मैं बात करूं प्रकाश की, अगर मैं बात करूं प्रकाश की, मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो किरणें आ रही थी ये किसकी आ रही थी? प्रकाश की तो आ रही थी ना। ये किरणें किसकी आ रही थी? ये किरणें प्रकाश की ही आ रही थी। किसकी आ रही थी? प्रकाश की। और आप जानते होंगे कि प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब अगर मैं बात करूं, विद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी प्रकार की होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की। अगर मैं पहली बात करूं गामा, दूसरी बात करूं अक्स किरणें, तीसरी बात करूं अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें। अगर मैं आगे बात करूं, सर खाने वाली मिराज तो नहीं है क्या? देखो गामा किरणें, अक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। अगर मैं बात करूं विजिबल किरणें, विजिबल को मैं क्या बोल दूंगा? वी बोल दूंगा, मतलब दृश्य किरणें। उसके बाद में क्या होती है? अवरक्त किरणें, जिसको मैं क्या बोलता हूं? इंफ्रारेड। उसके बाद में क्या हो जाएगा? स्मॉल रेडियो वेव। और फिर क्या हो जाएगा? दीर्घ रेडियो वेव, मतलब माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो, मतलब माइक्रो तो मतलब क्या हो जाएगा? छोटी, और दीर्घ क्या हो जाएगा? मतलब मैक्रो रेडियो वेव और माइक्रो रेडियो वेव। आप समझ आना, सूक्ष्म रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। एक बार गौर करना आप, अपन आज क्या करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग फ़ोन पर बात करते हैं, जब हम लोग फ़ोन पर बात करते, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग फ़ोन पर बात करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि सपोज करो कि मैं इंडिया में बैठ करके बात कर रहा हूँ और आप लोग अमेरिका में हो,
तो हम लोग आराम से बात कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आराम से बात कर पाते हैं, हमारे बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि ये ऐसा क्यों होता है, कोई भी डिस्टरबेंस क्यों नहीं होता है, जबकि हम कितनी दूर से बैठ करके आराम से बात कर पाते हैं। इसका कारण समझने की कोशिश करना आप। देखो, ये इसका एक तार होता है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, एक प्रकार की केबल होती है। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार की क्या होती है, केबल होती है। वो क्या करती है, वो अपने जो संकेतों को, अपन जो बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, साउंड एक प्रकार की तरंगी तो है, वो क्या करता है, उन तरंगों को भेजता है आगे की ओर, डिलीवर करता है। तो कुछ तरंगे ऐसी होती है, कुछ तरंगे ऐसी होती है, जैसे सपोज करूँ मैं, सूक्ष्म रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। ये कहाँ काम आती है, ये कम्युनिकेशन में काम आती है, ये दूर संचार के क्षेत्र में काम आती है। जब ये तरंगे इसके अंदर घुसेगी, देखो क्या होती है, इस प्रकार से मेरे पास क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। इस प्रकार क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। जैसे ही ये विद्युत चुंबकीय तरंगे इसके अंदर एंटर करेगी, विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब क्या है, एक प्रकार से प्रकाश तरंगे। ये जो सूक्ष्म रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे है, ये क्या है वास्तव में, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में अगर मैं बताऊं आपको, अगर मैं आपको बताऊं तो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर मैं बात करूं विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, एक प्रकाश ही तो होता है। इसका मतलब जब प्रकाश इसके अंदर एंटर करेगा तो वो बार बार क्या करता है, इसके टकराएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तरंगे होती है, इनमें जो दूर संचार होता है, इनमें जो दूर संचार होता है, इनमें जो दूर संचार होता है वो कैसे होता होगा, इनमें जो दूर संचार होता है उसके अंदर बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं ना, आंतरिक का मतलब तो क्या होता है, अंदर ही अंदर बार बार परावर्तन होगा, और पूर्ण का मतलब क्या होता है, एक भी किरणों का लॉस नहीं होता है, वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, कोई भी डिस्टर्बेंस अपन को आता नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ होता है, ऑप्टिकल फाइबर में। अब मैं आपको बताता हूँ ये एंडोस्कोपी क्या होती है। सर अभी तो पूरा राजस्थान नहीं देखा आपने, तो यूएस से भेज दिया क्या सर जी आप भी, जियो फाइबर ऑप्टिकल केबल फास्ट नेटवर्क। अरे बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है कविता जी, मैं आपका कमेंट पढ़ लिया है। देखो आप कमेंट के ऊपर फोकस ना करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप अगर यहाँ आए हो तो आपका मेन उद्देश्य होता है कि हम किसी भी टीचर से पढ़े, हमारा उद्देश्य इतना सा होना चाहिए कि हमें यहाँ पढ़ने पर फोकस करना चाहिए। देखो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉइंट समझ आया होगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको दूसरा समझाने के लिए मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। देखो एक बार गौर करना आप, ये एंडोस्कोपी क्या होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि एंडोस्कोपी क्या होती है। एंडोस्कोपी जब हम लोग अगर अपने आंतरिक भागों की, अपने शरीर के आंतरिक भागों की जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है, अपने आंतरिक भागों की जब जांच करता है तो जो आंतरिक भाग होते हैं, वो आंतरिक भाग डॉक्टर को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते। तो फिर वो क्या करता है, एक ऐसी मशीन का प्रयोग करता है, एक ऐसी तकनीक का प्रयोग करता है, ताकि जिस भाग की जांच करनी होती है वो भाग अधिक चमकीला दिखाया जाता है, वो अधिक चमकता हुआ दिखाया जाता है, ताकि जब अधिक प्रकार से चमकेगा, उसके ऊपर अधिक रूप से प्रकाश गिरेगा, तो वो पार्ट अलग से चमकता हुआ अपन को नजर आएगा। और वो जो डॉक्टर होते हैं वो उस भाग की आराम से जांच कर पाते हैं। वो जो जांच होती है उसी जांच को अपन क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी में। इसका मतलब वहाँ जिस भाग की जांच करनी होती है वहाँ पर प्रकाश गिरा जाता है और वो भाग अपन को चमकता हुआ दिखाई देता है, ताकि आप आराम से इसकी क्या कर सको, आप जांच कर सको। इसका मतलब इसका प्रयोग कहाँ होता है, एंडोस्कोपी में। फिर मैं आपको बताता हूँ ये मृग मरीचिका क्या होती है। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ मृग मरीचिका क्या होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग भरी गर्मी में रोड पर चल रहे होते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमसे कुछ दूरी पर हमें रोड के ऊपर क्या दिखता है, हमको रोड पर कुछ दूरी पर क्या दिखता है, पानी दिखता है। अब ये पानी आपको चमकता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है, चमकता हुआ दिखता है। तो मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स क्या बताए थे, अगर आपको चमकती हुई चीज़ें दिखाई दे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन करना है। अब ये जो अपन को दिख रहा है चीज़ें, ये जो चीज़ें दिख रही है अपन को, ये वास्तव में किसकी घटना है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। अब एक बार गौर करना कि हम लोगों ने इसका नाम मृग मरीचिका कैसे रखा। एक बार आप समझना कि जो रोड होती है, अगर मैं बात करता हूँ, सपोज करो कि अपन हाईवे पर चल रहे होते हैं। अपन कहाँ पे चल रहे होते हैं, अपन हाईवे पर जब चल रहे होते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि अपने आसपास इधर क्या होते हैं, इधर अपने आसपास क्या होता है, जंगल होता है।
क्या होता है, जंगल होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें कुछ दूरी पर पानी दिखाई देता है, और जैसे ही हम वहाँ तक पहुँचते हैं तो वो पानी और आगे हो जाता है, जब हम और आगे जाते हैं तो वो पानी और आगे हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पर वास्तव में पानी नहीं था, कुछ प्रकाश की ऐसी घटनाएं थी जिसकी वजह से हमें वहाँ पर रोड पर क्या दिखाई दिया, पानी दिखाई दिया, लेकिन वास्तव में वहाँ पर पानी नहीं था। अब होता क्या है, इन जंगलों के अंदर कुछ जानवर रहते हैं, इन जंगलों के अंदर क्या रहते हैं, कुछ जानवर रहते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि जो हिरण होती है, जो मृग होता है, मृग की आंखें क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, उनको सबसे तेज दिखता है। अब वो क्या करती है, हिरण जब जंगल में होती है, जब जंगल के अंदर उनको प्यास लगती है तो उनको दूर से क्या दिखता है, इस रोड के ऊपर पानी दिखाई देता है, इस रोड के ऊपर क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है। तो वो दौड़ करके क्या होती है, इस रोड के ऊपर आती है, और वो जैसे ही आती है यहाँ पर उनको कोई भी पानी नहीं मिलता है, क्योंकि आप भी जानते होंगे यहाँ पर वास्तव में कोई पानी नहीं था, यहाँ पर वास्तव में कोई पानी नहीं था, लेकिन ये इस घटना का परिणाम था पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अब जैसे हिरण यहाँ आएगी तो वो हिरण क्या हो जाएगी, प्यास, पानी तो पी नहीं पाएगी, फिर वो वापस अपनी जगह चली जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हो हिरण एक प्रकार का जानवर है, उनको समझ नहीं आती भौतिक विज्ञान क्या होती है। फिर वो बेचारी क्या करेगी, वापस अपनी जगह पे जाएगी, फिर वो जैसे ही जाएगी वहाँ पर, फिर वो अगर देखेगी वहाँ से तो वापस उनको क्या दिखता है, वहाँ पर पानी दिखता है, फिर वो वापस दौड़ करके वहाँ पे जाएगी। इसका मतलब वापस जब जाएगी तो वहाँ पर दोबारा इसको पानी नहीं मिलता है। ये प्रक्रिया वो बार बार दोहराती है और अंततः उस मृग की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा। इसका मतलब मृग को क्या लगती है, हिरण को क्या करती है, प्यास लगती है, तो ये बार बार जब रोड पर जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा बोलते हैं। अब देखो, उम्मीद करता हूं साथियों ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ आए होंगे। मैंने आपको हर चीज बता दी है कि क्या होता है। एग्जाम्पल्स अपन को लाखों मिल सकते हैं, बहुत सारे मिल सकते हैं, लेकिन अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इन एग्जाम्पल्स के बाहर आपका एक भी एग्जाम्पल फंसेगा नहीं, मैं उम्मीद करता हूं। अब अपन चलते हैं आगे की घटना पर, अब अपन चलते हैं आगे की घटना पर, अब अपन चलते हैं आगे की घटना पर। देखो, मैंने परावर्तन बता दिया, अपवर्तन बता दिया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बता दिया। अब जितनी भी घटनाएं आएगी उनमें समय नहीं लगेगा, उनमें समय नहीं लगेगा, बहुत आसान है। मेरे पास अगला क्या है, प्रकाश का विवर्तन। अगला मेरे पास क्या है, प्रकाश का विवर्तन, मतलब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है मेरे पास, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन अपनी परिभाषा में चिल्ला चिल्ला करके क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण के सामने कोई छोटा सा अवरोधक आ जाता है, जब प्रकाश की किरण के सामने कोई छोटा सा अवरोधक आ जाता है, छोटा सा अवरोधक आ जाता है, तो प्रकाश किनारों से मुड़कर, अंदर आ जाता है। किनारों से मुड़कर क्या होता है, अंदर आ जाता है, जिससे अवरोधक की स्पष्ट छाया नहीं बन पाती है, जिससे अवरोधक की स्पष्ट छाया नहीं बन पाती है। क्या नहीं बन पाती है, स्पष्ट छाया नहीं बन पाती है, अवरोधक की स्पष्ट छाया नहीं बन पाती है। अगर मैं बात करूं इस घटना को क्या कहते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, आपको परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि प्रकाश के विवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रेमाल्डी ने। किसने दिया था, ग्रेमाल्डी ने दिया था। किसने दिया था साथियों, ग्रेमाल्डी ने दिया था। अब एक बार गौर करना आप,
इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। चलो ये हो गया अपने पास। अब मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में क्या होती है, एक बार समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो ये प्रकाश की घटना, प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, समझने की कोशिश करना आप। आपको चीज़ें बहुत अच्छे लेवल से समझ आएगी। सपोज करना कि ये मेरे पास कोई प्रकाश का स्रोत है, ये मेरे पास क्या है, एक प्रकाश का स्रोत है, और इधर से प्रकाश क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर से प्रकाश क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। अब देखो मैंने सामने क्या रख दिया, सामने एक मैंने अवरोधक रख दिया, सामने मैंने क्या रख दिया बताओ, एक अवरोधक रख दिया, सामने मैंने क्या रख दिया, इसके एक अवरोधक रख दिया। अब क्या होता है, जब ये प्रकाश की किरणें आएगी तो वो क्या होती है, किनारों से मुड़ करके अंदर की ओर आ जाती है। प्रकाश की किरणें किनारों से मुड़ करके अंदर की ओर आ जाती है। जब ये ऐसी घटना होती है तो उसकी क्या होती है, इस वस्तु की स्पष्ट छाया नहीं बन पाती। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ये रोड है, ये रोड है और रोड की सड़क के किनारे यहाँ पे खंबे लगे रहते हैं और उन खंभों पर लाइटें लगी रहती है। जब आप उस खंभों के नीचे जाकर के खड़े होंगे तो आपकी स्पष्ट छाया बनती है। कहने का मतलब क्या होती है, आपकी स्पष्ट छाया बनती है। लेकिन अब आप जब देखोगे ना तो ये इसके सामने जो आप खड़े हो तो आप अवरोधक एक बड़ा रूप हो गया, अवरोधक का क्या हो गया, एक बड़ा रूप हो गया। जब अवरोधक बड़ा होता है ना तो ये प्रकाश की किरणें क्या होती है, किनारों से मुड़ नहीं पाती है, किनारों से क्या होती है, मुड़ नहीं पाती है, और उनकी स्पष्ट छाया भी नहीं, सॉरी, जब किनारों से नहीं मुड़ेगी तो उनकी स्पष्ट छाया क्या होती, बन जाती है। इसी घटना को अपन क्या बोलते थे, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन बोलते थे। लेकिन जब ये अवरोधक छोटा होता है तो किनारों से प्रकाश मुड़ करके अंदर आ जाता है और इस वस्तु की स्पष्ट छाया नहीं बन पाती है। तो इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा वो समझने की कोशिश करना आप। इसका एग्जाम्पल मेरे पास क्या है कि तारों का अस्पष्ट धब्बों के रूप में दिखाई देना, तारों का अस्पष्ट धब्बों के रूप में दिखाई देना, तारों का अस्पष्ट धब्बों के रूप में दिखाई देना। अब आप जानते होंगे जो तारे होते हैं, तारों का अस्पष्ट धब्बों के रूप में दिखाई देना, सूर्य का प्रकाश पड़ता है या फिर और किसी प्रकाश से वो चमकता है तो तारे क्या हो जाते हैं, एक छोटे अवरोधक होते हैं। तो उनसे क्या होता है, उनको वो अपन को एकदम से उनकी छाया तो नहीं दिखती है लेकिन वो अपन को अस्पष्ट धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो ये अपने पास 4 नंबर की घटना थी। अगर अपन बात करें आगे, अब अपन अगर बात करें आगे तो 5 नंबर की घटनाएं अपन पढ़ लेते हैं। मैंने 4 घटनाएं बता दी है, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपने पढ़ लिया विवर्तन। अब अपन पढ़ते हैं अगली वाली घटना। देखो आज मेरा ध्यान बिल्कुल भी कमेंट की तरफ नहीं है, आप बहुत नाइस स्टडी करवाते हो सर, चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पसीने की ड्रॉप को चमकाने का भी एग्जाम्पल है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि हर चमकती हुई चीज़ क्या नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, हर चमकती हुई चीज़ क्या नहीं होती है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, इतना सा आप ध्यान रखोगे ना तो आप हर चीज़ों को आराम से कर पाओगे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पे जो घटनाएं हैं अपन 1-2 और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्रकाश का, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या हो जाएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सिद्धांत किसने दिया था, सर सीवी रमन ने दिया था। ये सिद्धांत किसने दिया था, सर सीवी रमन ने दिया था। इस सिद्धांत में प्रकाश के प्रकीर्णन में सर सीवी रमन क्या बोलते थे, वो चिल्ला चिल्ला करके अपन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल के, जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल के विभिन्न धूल के कणों से होकर के गुजरती है, तो धूल के कणों से होकर के गुजरती है तो प्रकाश की जो तरंग है, प्रकाश होता है वो धूल के कणों में बार बार क्या होता है, प्रकीर्णित होता है, बार बार क्या होता है, प्रकीर्णित होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रकाश की परिभाषा, जब कोई जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण वायुमंडल के विभिन्न धूल के कणों से, धूल के कणों से होकर के गुजरती है, धूल के कणों से होकर के गुजरती है
है तो बार 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 क्या होती है, प्रकीर्णित होती है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अब एक बार समझने की कोशिश करना कि सीवी रमन हम लोगों को इस घटना में क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। वो यह बताने की कोशिश कर रहा था हम लोगों को कि ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इसको अपन को किस तरीके से डील करना है। एक बार आप अपनी नज़रें केवल और केवल एक बार आप बोर्ड पर रखिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको हर चीज़ें समझ आएगी। सपोज करना कि यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास है सूर्य। सूर्य, अब आप जानते होंगे सूरज से जो किरणें निकलती है, सूरज से जो किरणें निकलती है, प्रकाश की तरंगें निकलती है, वो इस प्रकार से आएगी। प्रकाश की तरंगें इस प्रकार से आएगी। अब आपको पता होगा कि जब ये विभिन्न धूल के कणों से होकर के गुजरेगी, सपोज करो धूल के कण ऐसे पड़े हुए हैं, इस वायुमंडल में धूल के कण कुछ इस प्रकार से पड़े हुए हैं, धूल के कण वायुमंडल में कुछ इस प्रकार से पड़े हुए हैं। सपोज करो कि ये जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे आएगी और यहाँ टकराएगी, यहाँ से बाद वो यहाँ टकराएगी, यहाँ के बाद वो यहाँ टकराएगी, फिर 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 वो यहाँ, फिर वो यहाँ, फिर वो यहाँ, फिर वो यहाँ, फिर वो यहाँ। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश की किरणें होती है वो बार बार क्या होती है, प्रकीर्णित होती है। इसका मतलब वो प्रकाश की किरणें बार बार क्या होती है, फैलती है। अब एक बार गौर करना, आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रकाश की किरण ज़्यादा फैलती है, जो प्रकाश की किरण ज़्यादा फैलती है, हमें उनका रंग दूर से दृष्टिगोचर नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा कि जब अपने पास रबर होता है, हम उन रबर को ऐसे फैलाते हैं तो आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि उनका रंग थोड़ा सा फीका हो जाता है। मतलब जब कोई भी रंग फैलता है तो उसका रंग फीका पड़ जाता है। अब देखो, इसके अंदर, प्रकाश के अंदर 7 रंग होते हैं। प्रकाश के अंदर टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। जो रंग जितना ज़्यादा फैलेगा वो रंग हमें दिखाई ही नहीं देगा, और जो रंग सबसे कम फैलेगा वो अपन को क्या हो जाएगा, दूर से दिखाई दे देगा। क्योंकि जो रंग कम फैलता है ना, जो रंग कम फैलता है, मतलब जो लाल रंग होता है ना, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, लाल रंग कम फैलता है, इसीलिए अपन को दूर से क्या हो जाता है, आराम से दिख जाता है। इसीलिए हमें दूर से क्या होता है, वो आराम से दिख जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या हो गया, कम हो गया, वो दूर से अपन को दिख जाएगा। अब मैं इसका आपको कुछ कीवर्ड्स बताता हूं, आपको पहचान कैसे करनी है, आपको पहचान कैसे करनी है कि ये प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। आपको इसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्या मिलेगा, एक कलर मिलेगा। आपको एग्जाम्पल में एक पर्टिकुलर कलर मिलेगा। अब वो कलर कैसा मिलेगा, मैं आपको एग्जाम्पल लिखा रहा हूं। पहला एग्जाम्पल, समुद्र का लाल या नीला दिखाई देना, समुद्र का लाल या नीला दिखाई देना, ये पहला हो गया। अगर मैं 2 नंबर की बात करूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सूर्योदय व सूर्यास्त के समय, सूर्य का सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। क्या दिखाई देना बताओ, लाल दिखाई देना। ये मेरे पास क्या हो गया, 2 नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं 3 नंबर की बात करूं, आसमान का नीला दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, आसमान का क्या दिखाई देना, नीला दिखाई देना। आसमान अपन को क्या दिखता है, नीला दिखाई देता है। अब एक बार गौर करना, एक बार आप यहाँ पर फोकस करना, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। देखो मैंने क्या बताया, कीवर्ड्स प्रकाश के प्रकीर्णन का। आपको पर्टिकुलर कोई कलर दिखेगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाल, यहाँ पे क्या दिख रहा है, नीला। अगर आप और एग्जाम्पल देखोगे तो अंतरिक्ष से आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, काला।
कहाँ से? अंतरिक्ष से। तो इसमें भी आपको पर्टिकुलर कलर दिख रहा है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। तो साथियों, आज हम लोगों ने 3-4 घटनाएं कर ली है और आपको समझ भी आया होगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व किया हूँ, जितना कम अपन कमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, अपन उतना ज़्यादा पढ़ पाएंगे चीज़ों को। तो कोशिश ये कीजिए कि आप कमेंट पर कम से कम फोकस करें और अपना ध्यान केवल स्क्रीन पर लगाइएगा। चलो आज के लिए मैं अलविदा कहता हूँ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना और कल मिलते हैं क्लास में।